जब बात आती है इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स की तो एक नाम बार बार सुनाई देता है, मसूद अजहर। ये टेररिस्ट 30 साल से इंडिया में अटैक्स करवा रहा है और हमारे जवानों और सिविलियंस का खून बहा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इसने इतना कुछ किया फिर भी 2019 तक ये ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। और इसके पीछे का विलन पता है कौन है? चाइना और उसकी वीटो पावर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के खेल के बारे में। ये कैसे काम करता है, वीटो पावर क्या होती है और इंडिया का यूएनएससी में परमानेंट सीट का सपना कहां तक पहुंचा है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, मसूद अजहर का नाम तो सुना ही होगा। ये वो शख्स है जो जैश-ए-मोहम्मद का मास्टरमाइंड है और भारत में हुए डेडलीस्ट अटैक्स के पीछे इसका ही हाथ रहा है। 2001 इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक, मसूद अजहर का प्लान। 2008 मुंबई का 26/11 अटैक, 166 लोगों की जान गई, इसके पीछे भी मसूद का हाथ था। और 2016 में पठानकोट एयरबेस अटैक, हमारे जवानों पे हमला। और 2019 पुलवामा अटैक, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद, और ये भी मसूद का काम। 1999 का कांदाहार हाईजैक, मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था और उसके बाद से वो खुलेआम टेरर फैला रहा है। इन सब में एक चीज कॉमन है, मसूद अजहर। लेकिन ये बंदा पाकिस्तान में ऐश करता रहा और दुनिया में कहीं भी जा सकता था, क्योंकि यूएनएससी ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि चाइना ने बार बार अपनी वीटो पावर यूज करके इंडिया के प्रपोजल्स को ब्लॉक किया। दोस्तों, यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इनके पास एक सुपर पावर है, वीटो पावर। मतलब अगर ये 5 में से कोई एक भी किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट करता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, चाहे बाकी 14 मेंबर्स उसके फेवर में क्यों ना हो। और चाइना ने इस पावर का खूब मिसयूज किया है। 2009, 2016, 17 और 19 इंडिया ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के लिए यूएनएससी में प्रपोजल्स रखे। हर बार चाइना ने वीटो लगा दिया, बोल के कि इनसफिशिएंट एविडेंस या प्रोसीजरल लैप्स। 2019 में फाइनली जब यूएसए, फ्रांस और यूके ने चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला, तब जाके चाइना ने वीटो हटा दिया और मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक एग्जाम्पल है वीटो पावर के मिसयूज का, और ये पावर सिर्फ 5 नेशंस के पास है। सवाल ये है, क्यों? क्या ये 5 ही दुनिया के सबसे पावरफुल या बड़े नेशंस हैं? बिल्कुल नहीं। चलो थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, लेकिन सबसे पावरफुल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ये दुनिया में पीस और सिक्योरिटी का काम देखता है। इसका काम है डिस्प्यूट सॉल्व करना जब 2 कंट्रीज में झगड़ा हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना अगर कोई कंट्री वर्ल्ड पीस पर अटैक करे, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करना। ये फोर्सेस वॉर जोन्स में सिविलियंस को बचाती हैं। और एक फन फैक्ट बता दूं, इंडिया इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और इंडिया इज इन परमानेंट मेंबर। आयरनी डाइड 1000 टाइम्स हियर। और इनका काम आर्म्स और न्यूक्लियर वेपन्स पे नजर रखना भी है। यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि P5 कहलाते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये कभी नहीं बदलते। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये हर 2 साल में चेंज होते हैं जनरल असेंबली के वोट से। P5 के पास वीटो पावर है जो इन्हें एक तरह का सुपर हीरो या सुपर विलन बनाती है। एक वीटो और गेम ओवर। तो चलिए जानते हैं ये P5 कैसे बने। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप्स थे, एलाइड नेशंस, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये जीत गए। एक्सिस पावर्स, जर्मनी, जापान, इटली, ये हार गए। जीतने वालों ने यूएन बनाया और खुद को यूएनएससी में परमानेंट सीट्स दे दी। उस टाइम ये लॉजिक ठीक था, क्योंकि ये 5 नेशंस ही सबसे पावरफुल थे। बाकी दुनिया तो कॉलोनीज में बंधी हुई थी। अफ्रीका, एशिया, सब किसी ना किसी के कब्जे में थे। लेकिन आज 80 साल बाद दुनिया बदल चुकी है। जर्मनी, जापान अब सुपर डेवलप्ड और पीस लविंग नेशंस हैं। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज भी अब ग्लोबल प्लेयर्स हैं। तो फिर क्यों ये P5 अब भी वही पुराने हैं? क्यों नहीं बदलते? दोस्तों, वीटो पावर का मिसयूज सिर्फ मसूद अजहर के केस तक नहीं है, ये ग्लोबली डोमिनेंस रखता है। अब रशिया को ही लीजिए।
यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करता है क्योंकि वो खुद वॉर लड़ रहा है। और यूएसए इसराइल के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस को वीटो करता है क्योंकि इसराइल उनका दोस्त है। और चाइना और रशिया की बात ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट सैंक्शंस को ब्लॉक करते हैं क्योंकि वो उनके एलाइज हैं। 2014 में रशिया ने क्रीमिया एनेक्सेशन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन को वीटो किया। ये पावर अब एक तरह का वेपन बन गया है जो P5 अपने और अपने दोस्तों के फायदे के लिए यूज करता है। इसीलिए आज दुनिया यूएनएससी में रिफॉर्म्स चाहती है। इंडिया 1950 से यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए ट्राई कर रहा है। एक बार तो 1950 में यूएसए और यूएसएसआर ने सजेस्ट किया था कि चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को सीट दे दी जाए, लेकिन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यह ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उस टाइम इंडिया इकोनॉमिकली वीक था और चाइना से बड़ी दुश्मनी नहीं चाहिए थी। और ये भी कह सकते हैं कि तब की इंडियन लीडरशिप की लॉयल्टी इंडिया से ज़्यादा चाइना के लिए हुआ करती थी। तभी तो तब के प्राइम मिनिस्टर ने ग्रास लैंड कहकर अक्साई चिन को चाइना को दे दिया था। लेकिन 1990 से इंडिया ने फिर से जोर लगाना शुरू किया। G4 नेशंस इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान एक ग्रुप है जो परमानेंट सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया की बात करें तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और यूएन पीस कीपिंग में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। वहीं ब्राजील साउथ अमेरिका का लीडर है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। जर्मनी, जापान इकोनॉमिक पावर हाउसेज और पीस लविंग नेशंस है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया ये सब इंडिया के फेवर में है, लेकिन चाइना वो इंडिया को ब्लॉक करता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। G4 ने एक सॉलिड प्लान दिया है यूएनएससी को रिफॉर्म करने का। मेंबर्स बढ़ाए जाएं, 15 से 25 या 26 मेंबर्स करो। नए परमानेंट मेंबर्स, 6 नए परमानेंट मेंबर्स ऐड करो, 2 अफ्रीका से, 2 एशिया पैसिफिक से, 1 लैटिन अमेरिका से और 1 वेस्टर्न यूरोप या कैरिबियन से। वीटो पावर को डाइल्यूट करो। वीटो का यूज सिर्फ बड़े इश्यूज पे हो या डबल वीटो सिस्टम लाओ, मतलब 2 कंट्रीज का वीटो चाहिए रेजोल्यूशन रोकने के लिए। लेकिन ये रिफॉर्म्स रशिया और चाइना ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी वीटो पावर का फायदा छोड़ना नहीं है। G4 के अगेंस्ट एक और ग्रुप है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये G4 के रीजनल राइवल्स हैं। जर्मनी के अगेंस्ट इटली, स्पेन, ब्राजील के अगेंस्ट मेक्सिको, अर्जेंटीना और कोलंबिया, जापान के अगेंस्ट साउथ कोरिया। इन सब में इंडिया का क्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी इकोनॉमी, पॉपुलेशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस किसी से कम नहीं। अगर इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलती है तो ये होंगे बेनिफिट्स। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडिया ग्लोबल पॉलिसीज शेप करेगा। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स पे अपना स्टैंड क्लियर करेगा। और टेररिज्म पे वॉर, इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज पुश कर सकता है जो पाकिस्तान और मसूद जैसे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और फिर चाइना पाकिस्तान पे प्रेशर, दोनों थोड़ी सी बैक फुट पे आएंगे। और फिर रिस्पेक्ट, दुनिया इंडिया को एक लीडर के रूप में देखेगी और इंटरनेशनल रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों, इंडिया का परमानेंट सीट का सपना अभी थोड़ा दूर है क्योंकि चाइना को कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन G4 रिफॉर्म्स और यूएन जनरल असेंबली के सपोर्ट से शायद कुछ हो सकता है। अगर जनरल असेंबली मेजॉरिटी से रिफॉर्म्स पास करती है तो यूएनएससी को बदलना पड़ेगा। तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ क्या इंडिया को यूएनएससी में सीट मिलनी चाहिए।